अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको रशियन रेवोल्यूशन या इनकलाब रूस के बारे में। जो CSS के स्टूडेंट्स हैं या जिनको नॉर्मल हिस्ट्री से इंटरेस्ट है, उनको यकीनन इस टॉपिक को जानकर बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। दैट इज़ रशियन रेवोल्यूशन कि रूस में किस तरह से एक कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा हुआ था और उसकी क्या हिस्ट्री थी। तो देखें, ये कहानी शुरू होती है 1760 से 1760 से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी यूरोप के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वह फ़रोग़ पा रही थी यूरोप के अंदर 1760 में। और लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता था कि कंट्री तो इकोनॉमिकली स्टेबल हो रही थी, लेकिन लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और लोगों की ज़िंदगी मशीनाइज हो चुकी थी और वो 18-18 घंटे जो है वो जॉब किया करते थे। और जबकि उनको वेजेस जो हैं, उनकी उजरत कम से कम दी जाती थी। जो वो मेहनत करते थे सारा दिन, और उसके बदले में उनको जो उजरत मिलती थी वो बहुत थोड़ी थी, वह बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसी में एक सोशलिज़म की एक सदा बुलंद होनी शुरू हुई यूरोप के अंदर, जिसका मेन मैंडेट था कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब इंसान की एबिलिटी के लिहाज से उससे मेहनत ली जाए और इंसान की ज़रूरियात के लिहाज से उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ये सोशलिज़म का एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट था जो बुलंद हुआ, और बहुत से फ़िलासफ़र्स ने इसके बारे में अपने अपने आइडियाज़ पेश किए, जिनमें सबसे मशहूर थे कार्ल मार्क्स, जिनका नाम यकीनन आप जानते होंगे। कार्ल मार्क्स जो है वो उन्होंने सोशलिज़म को एक तरह से डिफ़ाइन किया और एक नई डेफिनेशन दुनिया के सामने दी। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज़म की डेफिनेशन दी उसको हम कम्युनिज़म कहते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज़म कहा जाता है, जो बाद में जाकर रशिया में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। लेकिन कार्ल मार्क्स का ताल्लुक़ खुद रशिया से नहीं था, वो जर्मन थे, जर्मन फ़िलासफ़र थे। जर्मनी में उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं पर उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी, और जर्मनी में ही उन्होंने जो है वो कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया, अगरचे जर्मनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके इस थ्योरीज़ को। 1848 में कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्ल मार्क्स ने अपने एक फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखी थी। उस द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामी किताब के अंदर उन्होंने कम्युनिज़म के तमाम असूलों के बारे में और कम्युनिस्ट स्टेट के तमाम प्रिंसिपल्स के बारे में डिफ़ाइन किया था। उस किताब के अंदर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में जितनी भी सोसाइटी है, या पूरी सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, बोर्जुआ और प्रोलेटारिया। तो बोर्जुआ जो तबका है, दे आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ वेल्थ, मींस जो मिल ओनर्स हैं, इंडस्ट्री ओनर्स हैं, जो अमीर और कबीर लोग हैं, जिनके पास तमाम ज़मीनें हैं, वो हमारे पास उनको बोर्जुआ कहा गया, जो अमीर तबका था। और दूसरा जो तबका था उसको कहा गया प्रोलेटारिया। प्रोलेटारिया कौन थे? ये थे वर्कर्स, जो इंडस्ट्री में लेस वेजेस के साथ काम किया करते थे, और जो फार्म में भी जो है वो कम उजरत में काम किया करते थे। और ये एक डिप्राइव्ड एक क्लास थी इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, और जो जिनको एक्सप्लॉइट किया करती थी, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड थी, दैट इज़ बोर्जुआ तबका। जो मिल ओनर्स थे वो उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, उनका इस्तेहसाल किया करते थे। तो कार्ल मार्क्स ने एक नज़रिया पेश किया कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड वेल्थ, मतलब कि कम्युनिज़म सिस्टम के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई इंसान जायदाद नहीं बना सकेगा, या फिर कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं होगी कि बाप की जायदाद बेटे को नहीं मिल सकेगी। ये नहीं हो सकेगा कि एक इंसान अमीर है तो जद्दी पुश्ती उसी का ख़ानदान अमीर ही चलता रहे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, कि ए दुनिया के मेहनत कशों, एक हो जाओ, अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सवाए तुम्हारे जंजीरों के। मतलब कि तुम अगर खो भी दोगे तो सिर्फ अपने जंजीरों को खो सकोगे, बाकी तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तुम्हें गरीब तबके हो। तो तमाम आज वर्कर्स यूनाइट हो जाओ, और जो बोर्जुआ तबका है, बोर्जुआ क्लास है, उसके ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन लेकर आओ। कार्ल मार्क्स ने एक और कोटेशन थी उस किताब के अंदर कि accumulation of wealth at one pole and is at the same time accumulation of misery, agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation at the opposite pole। कि अगर बोर्जुआ के पास पैसे अगर जमा होना शुरू हो जाएं, तो दूसरे मतलब प्रोलेटारिया के पास माइजरी,
एगोनी ऑफ टॉयल, इग्नोरेंस, ब्रूटैलिटी, मेंटल डिग्रेडेशन, ये तमाम चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। मतलब अमीर तबका जब पैसे जमा करता है तो गरीब तबके में ये सारी नेगेटिव चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए उसने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि द क्लास रिप्रेजेंटिंग द न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन विल amass द पावर नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ओल्ड रेजीम, कि जो प्रोलेटारिया है उसको बोर्जुआ तबके का के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा कर देना चाहिए। और इस कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की गई थी कि तमाम दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी, तमाम लोगों को दौलत बराबर की मिलेगी, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा। और इस तरह से एक मनी लेस सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया गया कम्युनिज़म के अंदर कि कम्युनिज़म के थ्रू जो माशरा बनेगा उसमें पैसे नहीं होंगे, उसमें दौलत नहीं होगी, उसमें करेंसी का कोई सिस्टम नहीं होगा। तो करेंसी नहीं होगी लेकिन लोगों को बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे, उनको जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाएंगी। इस तरह से कि स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं होंगे, डिफरेंट स्टेट्स नहीं होंगे, जबकि सारे स्टेट्स मिलकर जो है वो एक ही एक सोवियत का हिस्सा होंगे, एक ही एक कलेक्शन, एक यूनिटी का हिस्सा होंगे। तो स्टेटलेस सोसाइटी थी। और यहाँ तक कि क्लासलेस सोसाइटी के बारे में भी कहा गया कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ होंगी वो क्लासलेस होंगी, उसमें छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं होगी, उसमें अमीर और गरीब के बीच में कोई क्लास नहीं होगा, तबका नहीं होगा। यहाँ तक डिफरेंट कल्चर्स के बीच में कोई तबका नहीं होगा कि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक ईसाई है, तमाम तरह से क्लासलेस सोसाइटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश होंगी। बट ये सब चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं बिकॉज ये जैसे एक फ़िलासफ़ी है, ये एक यूटोपिया है, ये एक इमेजनरी सोसाइटी है जो कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसे एक फ़िलासफ़र था और फ़िलासफ़र का काम जस्ट डिफ़ाइन करना होता है काम, कि जस्ट वी दे नोट टू डिफ़ाइन द कंसेप्ट्स, बाकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये फ़िलासफ़र का काम नहीं था। तो बट ये रियल में मुमकिन हो सका फर्स्ट टाइम रशिया में फर्स्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी देखने में आई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सोशलिस्ट गवर्नमेंट रशिया में कायम हुई, रशिया में इनकलाब किस तरह से आया और किस तरह से बातचीत ख़त्म हुई 1914 में, 1914 में। तो 1914 में फाइनली कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट नज़रियात रशिया में जाकर कुछ बुनियाद पर लगे। 1914 में रशियन एम्पायर हुकूमत क्या करती थी रशिया के अंदर। रशिया में एक बादशाह थी, ज़ार डायनेस्टी उसको कहा जाता है, और निकोलस द सेकंड वो रशियन एम्पायर के बादशाह थे। और जो एब्सोल्यूट पावर थी वो निकोलस द सेकंड के पास एब्सोल्यूट पावर थी, और रशिया के अंदर कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई उसके अंदर पार्लियामेंट नहीं थी कोई, और जो डिसीजन था, जो फैसला था वो ज़ार निकोलस लिया करता था, और उसके फैसले पर कोई दूसरा इंसान आर्गूमेंट नहीं कर सकता था, कोई बहस नहीं कर सकता था। मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी। बट उसी दौरान एक जंग चल रही थी रशिया और जापान के बीच में। तो उसी दौरान रशिया और जापान के बीच में एक जंग चल रही थी कि दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। बट रशिया हैड लॉस्ट टू जापान मैनी टाइम्स इन अ वॉर। जब भी जंग होती थी तो रशिया उस जंग में जापान से हार जाया करता था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकोलस द सेकंड को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो निकोलस द सेकंड ने एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाया जिसको ड्यूमा कहा गया। तो इस फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज़ में डिसमिस कर दिया गया, सेकंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया गया, और थर्ड ड्यूमा को जारी रखा गया। चूँकि ज़ार ने कुछ चेंजिंग कर दी थी इस लॉज के अंदर, उसने अपने तमाम जो कह सकते हैं कि ज़ार ने कुछ चेंजेस की थी वोटिंग लॉज में, और उसने ड्यूमा के अंदर तमाम सिर्फ लोगों को रखा था जो उसके सपोर्टर थे, जैसे कि जो किंग के सपोर्टर थे, जैसे कंजर्वेटिव पुराने ख्यालात वाले, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनिस्ट इनकलाबी लोगों को और लिबरल्स को उनको ड्यूमा से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस तरह से इलेक्टिव पार्लियामेंट, अपने मनपसंद पार्लियामेंट निकोलस द सेकंड ने बना ली थी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अज़ीम जो है वो उसकी शुरुआत हुई 1914 से 1918 तक तो चली थी। 1914 में ही पहली जंग अज़ीम की शुरुआत हो गई, और इस जंग में आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया एक तरफ थे, और दूसरी तरफ फ्रेंच, ब्रिटेन और रशिया जो है वो आपस में लड़ रहे थे। और रशिया की खासी दुश्मनी थी जर्मनी से, यहाँ तक कि सेंट पीटरबर्ग जो कि एक रशिया का शहर था उसका नाम पेट्रोग्राड बदल के रख दिया गया,
क्योंकि सेंट पीटरबर्ग एक जो है वो एक जर्मन नेम था, बर्ग इन जर्मन में जो है वो सिटी को कहा जाता है, उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। और लोगों ने ज़ार की सपोर्ट भी रोक दी 3 वजूहात की बिना पर। पहली बात तो ज़ार ने ड्यूमा से कंसल्ट करना छोड़ दिया था, और दूसरी चीज़ के ज़ार ने सारी की सारी जो नसीहतें थी वो एक रास्पुटिन नाम के शख्स ने से लेनी शुरू कर दी थी, जिसको मैड मॉन्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो रास्पुटिन जो था उससे वो सारी एडवाइजरी लिया करता था निकोलस II, और उसके साथ हर वक्त रहता था। और तीसरी चीज़ ये कि जो मलका थी, क्वीन थी, और ये ज़ार की जो बीवी थी निकोलस II की, उनके एक जर्मन ओरिजिन था, वो एक जर्मन ख़ानदान की थी, इसलिए भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा हुए और उन्होंने निकोलस II के सपोर्ट को रोक दिया। और 1916 में रशियन आर्मी को जो है वो और जर्मन और ऑस्ट्रियन फोर्स की वजह से बैटली एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और 1917 तक 7 मिलियन लोग मर चुके थे, 3 मिलियन लोग अपने घर खो चुके थे, फसलें तबाह हो गई थी, बिल्डिंग्स तबाह हो गए थे, रेलवे लाइन टूट चुकी थी, और सप्लाई ऑफ गुड्स भी रुक चुकी थी, फैक्ट्रीज बंद हो चुके थे, और खाने की एक शॉर्टेज हो गई थी रशिया के अंदर इस वर्ल्ड वॉर 1 में शिकस्त की वजह से। आखिरकार 2 मार्च 1917 को जो निकोलस II है उसको एग्जाइल कर दिया गया, और उसकी बादशाहत ख़त्म की गई, और फाइनली रशिया से मोनार्की का ख़ात्मा हुआ। और उसी के बाद व्लादिमीर लेनिन जो उठा एक लीडर बन के, और उसने ये डिक्लेयर किया कि जंग को ख़त्म होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 1 को, और जितने भी ज़मीनें हैं वो वापस कर देनी चाहिए किसको, पीसेंट्स को, किसानों को, और तमाम बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। इसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी का मेंबर था, जिसका बाद में जाकर उसने नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, और ये कम्युनिज़्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था जो कार्ल मार्क्स की दी गई थी। और इसकी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि रशिया में मौजूद ज़्यादातर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया, और लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया जो एक समाज का हिस्सा था वो, और पीसेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो नोबिलिटी से, अशराफिया से ज़मीनों को छीन लें, और यहाँ तक न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए गए आर्मी के लिए, ठीक है, और डिफरेंट ऑफिसर्स के लिए नई तरह के यूनिफॉर्म बनाए गए। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स पार्टी ने एक इलेक्शन कंडक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन अनलकीली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली कि इस बोल्शेविक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिल सके। तो व्लादिमीर लेनिन ने जनवरी 1918 को उस पूरी असेंबली को डिसमिस कर दिया, और कहा कि अब जो फैसले करूँगा वो मैं करूँगा। इस तरह से 1 पार्टी स्टेट रशिया बनी। रशिया में जैसे एक सिंगल पार्टी थी, अब दूसरे किसी पार्टी को यहाँ पर राज करने का हक नहीं था। व्लादिमीर लेनिन ने ख़ुद को एक डिक्टेटर बना दिया इस रशिया का। तो 1920 तक रशिया ने, बोल्शेविक ने ज़्यादातर फॉर्मर रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्से को वापस हिस्से में ले लिया, उनके कब्ज़े में आ गया, और फाइनली सोवियत यूनियन की बुनियाद पड़ी जिसको USSR की। लेकिन जो कम्युनिज़्म व्लादिमीर लेनिन ने लगाई थी ना, वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज़्म से काफ़ी मुख्तलिफ थी। वो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उसमें खून था, या काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर टायरनी से जुल्म था उसके अंदर, व्लादिमीर लेनिन की जो है वो उसकी कम्युनिज़्म में। फाइनली उसके बाद क्या होता है कि लेनिन जो है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी मौत हो जाती है रशिया के अंदर। और लेनिन के बाद जो है जोसेफ स्टालिन, जो स्टालिन इज़ अ रशियन वर्ड फॉर द मैन ऑफ स्टील, तो जोसेफ स्टालिन रशिया के लीडर बनते हैं, कम्युनिस्ट लीडर बनते हैं जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन की जो कम्युनिज्म इम्प्लीमेंटेशन थी वो व्लादिमीर लेनिन से ज़्यादा सख्त थी, और वो ज़्यादा क्रूल थी, और काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसानात हुए मुल्क के अंदर कि 6 मिलियन मतलब 60 लाख सोवियत रशियंस वो फमाइन की वजह से, और भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से, कहत साली की वजह से उनकी जान चली गई। और इस तरह से यूक्रेन जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो उसमें भी लोग भूख से मरना शुरू हो गए, और इस तरह से फमाइन हर तरफ जो है वो मौजूद थी। तो इस तरह से फिर चाइना के अंदर भी कम्युनिज़्म देखने में आई, माओ ज़ेडोंग। तो माओ ज़ेडोंग की जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ थे वो जोसेफ स्टालिन से भी ज़्यादा क्रूर थे और ज़्यादा सख्त थे माओ ज़ेडोंग के। तो माओ ज़ेडोंग कहा करते थे कि ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, कि तमाम सियासी ताकतें गन से आती हैं। मतलब वो बजाय इसके कि वो नॉन एग्रेसिव मूवमेंट के बजाय एग्रेसिव मूवमेंट पर बिलीव किया करते थे, वो जारियत पसंद किया करते थे।
चाइनीज़ लीडर माओ जेडोंग। तो अगर हम देखा जाए तो एक तरह से कम्युनिज़्म के अंदर तो ये होता था कि उसके अंदर कोई लीडर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तमाम लोगों को बराबरी होनी चाहिए। लेकिन रशिया के अंदर जो आई थी उसको हम स्टेट कैपिटलिज्म कह सकते हैं, या एक टोटलिटेरियनिज्म सिस्टम या ऑटोक्रेसी हम उसको कह सकते हैं, जिसमें स्टेट ने जो है वो ओनरशिप रखी होती है तमाम तरह के गुड्स पर और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये फेल हो गई थी। इस तरह से सोशलिज़म जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया था, जो रियल सोशलिज़म थी, वो अब तक जो है हाइदर टू एग्जिस्ट नहीं हुई थी, अब तक वो मौजूद नहीं थी। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो कि कम्युनिज़म के लीडर्स कम्युनिज़म को सपोर्टर नहीं थे, लेकिन वो डिक्टेटर थे। जैसे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में, वो भी डिक्टेटर थे, लेकिन वो कम्युनिज़म को पसंद नहीं किया करते थे। इस तरह से इटाली के अंदर बेनिटो मुसोलिनी, तो इटालियन थे ये, तो ये लीडर जो थे वो भी कम्युनिज़म को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो डिक्टेटर थे, वन पार्टी गवर्नमेंट चलाया करते थे। तो इस तरह से ग्राफ की सूरत में हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हो सकते थे जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और कम्युनिज़म को भी सपोर्ट करते थे, जैसे रोज़ा लग्जमबर्ग। और कुछ ऐसे थे जो कम्युनिज़म को सपोर्ट करते थे, डिक्टेटरशिप के हामी थे, जैसे रशियन लीडर्स व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन। कुछ ऐसे थे जो कि कैपिटलिज्म पसंद करते थे, लेकिन डिक्टेटर भी थे, जैसे कि एडोल्फ हिटलर। तो हर तरह के लीडर्स आपको दुनिया में देखने में मिलेंगे। तो आज अगर आप देखें तो ये जो मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर डिक्टेटरशिप्स आप देखेंगे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, और कुछ ही कंट्री में आप देखेंगे जो येलो कलर से हैं वो कंट्री वो हैं जो कि टोटली फ्री हैं, और जो ग्रीन कलर से कंट्रीज़ हैं वो पार्टली फ्री हैं, जैसे पाकिस्तान है जिसमें कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट का उसमें असर है, मिलिट्री उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करती है। और जो रेड वाले जितने भी कंट्री हैं उसमें टोटल डिक्टेटरशिप जो है वो मौजूद है और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट उसके अंदर मौजूद है। तो कम्युनिज़म का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदे कम्युनिज़म के हुए हैं इसकी वजह से कि सोशलिज़म की वजह से, कार्ल मार्क्स की नज़रियात की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर आज भी इनहेरिटेंस टेस्ट मौजूद है कि अगर आप फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं आपको कुछ परसेंट टैक्स उसमें देना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से जो है वो जब हम मिनिमम वेजेस की बात करेंगे, सोशलिज़म की वजह से क्या हुआ, कम्युनिज़म की वजह से क्या हुआ कि एक मिनिमम वेजेस पर कंट्री हमारे पास आए कि कम से कम इतनी उजरत एक लेबर को दी जाएगी और उससे कम नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से तालीम के बारे में कहा गया कि तालीम फ्री की गई कंट्रीज़ के अंदर। आज भी दुनिया भर में अक्सर कंट्री हैं जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर तालीम जो है वो टोटली जो है वो फ्री है। और तो ये चीज़ें आपको जो है वो मिली सोशलिज़म की वजह से। बट सोशलिज़म का एक नुकसान ये होता है कि कम्युनिज़म के जरिए क्या गया कि कोई लीडर आपका नहीं आएगा, तो इससे क्या होता है एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो एक शख्स को ऐसा नहीं होता जो टोटली पावरफुल हो, तो उन्हीं लोगों में से कोई बंदा आकर उस पावर वैक्यूम को फिल करके खुद पावरफुल बन जाता है। इस तरह से एक 100% परफेक्ट कम्युनिज़म आपको देखने में नहीं आई, ना रशिया में ना चाइना में, लेकिन एक तरह की वो डिक्टेटरशिप ही थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आया होगा और आपने जाना होगा अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन एंड अबाउट कम्युनिज़म एंड इट्स आइडियल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सर नसीम जुल्फ़िकार को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे में और लेक्चर्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे हिस्ट्री के, जो CSS के और जर्नल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।